बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की ताकत आपने देखनी हो तो आपको आगे चलकर ये वीडियो दिखाएंगे पूरी कि इलॉन मस्क को बुलाकर दुनिया की खुफिया ताकतें और दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों ने उसको कहा है कि हम बाप हैं इस मुल्क के और इस वर्ल्ड के और मालिक हैं, और तुमने लिमिट क्रॉस की तो फिर हम बताएंगे कि मालिक गुलामों के साथ करते क्या है। लेकिन उससे पहले जो अमेरिका का हशर हुआ है, सही मायनों में अमेरिका का जो हाल और जवाल इस वक्त शुरू हुआ है वो देखने लायक है। ये जो आपकी स्क्रीन पर शख्स आ रहे हैं ये असल में ईरान के नेवी कमांडर हैं, यानी नेवी चीफ है। इनका नाम है अली रजा तेंगसरी। इन्होंने जो खबर ब्रेक की है उसने अमेरिका का जो चेहरा बेनकाब किया है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इन्होंने कहा है कि अमेरिका को हमने इस दफा छोड़ दिया है, अगली दफा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कल अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आया था स्टेट ऑफ होम्स में और इंटरनेशनल वाटर से होता हुआ वो ईरान की हदूद में आया। माजी में भी ये काम करते रहे। जब वो ईरान की हदूद में आया तो इमीडिएटली ईरान ने जो बॉट्स होती हैं जिसके ऊपर मिसाइल लगे होते हैं और वो मिसाइल मारते हैं, फौरी तौर पर अपनी वो बॉट्स और कश्तियां रवाना कर दी। और जैसे वो कश्तियां रवाना की, ईरान के ड्रोन्स अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आ गए। फौरी तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आए और वहां पर अमेरिका को वार्निंग जारी की गई कि आपके पास चंद मिनट्स है, मूव कर जाए यहां से, वरना आपके कई अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर के टुकड़े टुकड़े हम कर देंगे और आपके साथ जो हाल करेंगे वो आपको अंदाजा नहीं होगा। कहते हैं कि जैसे ही हमारे ड्रोन्स ऊपर आए, हमारी बॉट्स आ गई, इमीडिएटली अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने एयरक्राफ्ट जो कैरियर है उसका रुख मोड़ा और वो सीधा साउथ ऑफ पर्शियन गल्फ और जो नेबर कंट्रीज थी वहां चले गए और फिर वो आगे इंटरनेशनल वाटर्स में चले गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम इसकी वीडियो है, तस्वीर है, एक एक चीज की हम सबको जारी करेंगे। आज हम अमेरिका को बता देना चाहते हैं कि आपके पास ये लास्ट मौका था और हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि अमेरिका ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दे दिया है कि उसकी ताकत कितनी है। अमेरिका को हम बता देना चाहते हैं कि दोबारा तुमने ये गलती की तो वार्निंग नहीं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि लड़ाई किस तरह की जाती है। आज अमेरिका यहाँ से भागा है चंद मिनट से उसके पास। उसने कहा अमेरिका ये ना समझे कि ये मामला इस लेवल पर आ चुका है कि हम उसको छोड़ेंगे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो दोबारा आकर दिखाएं। अब आप ये सोचिए जरा कि सूरत हाल क्या हुई है वाटर्स के अंदर। अमेरिका टेस्ट करने गया था, जिसे आप कहते हैं नर्व्स टेस्ट करना। अमेरिका टेस्ट करने गया था वाटर के किस तरह ईरान कितनी देर में जवाब देता है और अगर हमने ईरान पर हमला करना है, चूंकि इसराइल प्रेशराइज कर रहा है, तो फिर इनका जवाब क्या होगा और लेवल क्या होगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने काम ये किया है। असल में अमेरिका माजी में भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर जाता था, ईरानी हदूद में चला गया, जासूसी कर ली, क्योंकि सारे जासूसी हालात तो इसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगे होते हैं। जासूसी कर ली, अंदर तक गया, वापस आ गया। इस दफा सूरत हाल बहुत ज्यादा अलग थी, इतनी डिफरेंट थी कि ईरान तो ऑलरेडी हाई अलर्ट है मुकम्मल तौर पर, लेकिन हाई अलर्ट होने के साथ साथ जो सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज है कि ईरान इस वक्त, यानी ये जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है इसी दौरान, ये आजकल में जो सारी इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, रशिया के साथ उसकी डील फाइनलाइज हुई है। कोई Su-35 रशियन जो फाइटर्स हैं वो ईरान को वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं, डील फाइनलाइज हो गई है। उसके अलावा मिलिट्री 28 यानी मिल-28 जो इनका जबरदस्त अटैक हेलीकॉप्टर है वो भी ईरान को वो देने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रशिया उसको तीसरी जंग अजीम और इसराइल की बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है सिर्फ एक दफा ये जरा कैदियों का मामला खत्म हो जाए, हम इतनी खतरनाक जंग छेड़ेंगे कि इस पूरे खित्ते को अंदाजा हो जाएगा कि हम करने क्या वाले। खैर, इनकी भड़कें तो पहले भी होती हैं और 50 दिन में लोगों ने इनकी औकात देख ली, अमेरिका की भी औकात देख ली। अमेरिका आपने पानियों से जाना, देखिए ऑलरेडी यमन ने इनको गले से पकड़ा हुआ है, गले से पकड़कर इनकी शारग उन्होंने दबाई हुई है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम इधर आते हो, तुम उधर जाते हो, तुम करते क्या हो। इस सारे मामले के अंदर
अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने ये बात सारी जाकर इसराइल को बता दी है कि वो इतने एक्टिव हैं, उनकी बैक पर चाइना खड़ा है, उनकी बैक पर रशिया खड़ा है, और इस गलतफहमी में ना रहना जो तुम हमें प्रेशराइज कर रहे हो। नेतन्याहू ने, आप देखिए जरा क्या बात की है, उसने अपनी हुकूमत और कैबिनेट के अंदर कहा है कि देखिए ये मैं ही हूं जो आपको फलस्तीन फतह करके दे सकता है। मैं जो बाइडेन को 40 साल से जानता हूं, कोई भी अमेरिका का प्रेशर इस वक्त हैंडल नहीं कर सकता सिवाय मेरे। अगर मुझे हटा दिया गया तो आपका जो ख्वाब है फलस्तीन को हासिल करने का, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी उसने बताया कि अमेरिका का इतना प्रेशर है हम पर कि आप ये जंग ना करें, इतना ज्यादा, लेकिन मैं उस प्रेशर को हैंडल कर रहा हूँ, सस्टेन कर रहा हूँ। कभी CIA का चीफ आ रहा है, कभी उसके बाद ब्लिंकन आ रहा है, कभी बाइडेन खुद आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी लॉयड ऑस्टिन धमकियां दे रहा है। तो अमेरिका के ऊपर जो प्रेशर वर्ल्ड का है, ये प्रेशर वो सारा इसराइल पर कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है मैं खड़ा हूं, क्योंकि अमेरिका कह रहा है मैंने जंग नहीं करनी, और इस खत्ते के अंदर हम यूक्रेन की जंग के साथ ये नहीं कर सकते। तो आप बताएं हमने क्या करना है। यही वो सारी सूरत हाल है जो वो इस वक्त बता रहा है कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। अब आप ये सोचिए जरा कि इतने बड़े लेवल के बाद आज ईरान सिर्फ चंद, असल में होता क्या है, जब आप किसी इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं सबके साझा वाटर, यानी आप वहां से माल गुजारे, आप इंटरनेशनल वाटर में ना किसी पर हमला कर सकते हैं, ना किसी का रास्ता रोक सकते हैं, अपने पानियों में सिर्फ आप कर सकते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई किसी पानी में जाता है तो वो साथ ही बहाना लगा देता कि नहीं हम तो इंटरनेशनल वाटर्स में थे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल वाटर्स में अमेरिका की बड़ी तबाही नहीं हो सकती। जब आप किसी की हदूद में जाते हो, और इतनी हदूद होती है कि आप वहां से हमला करने के लिए आप इंटरनेशनल वाटर से हमला नहीं कर सकते। तो अमेरिका को तो आज क्लियर हो चुका है ये बात कि उधर से यमन हम पर हमला कर रहा है, उधर से फलाना कर रहा है। इसराइल की जो खास तौर पर शिपिंग कंपनीज है, उन्होंने वो रूट ही बदल दिया है। जो यमन से होकर जाते हैं, उन्होंने काम ये किया कि वो ऊपर से होकर आ रहे हो अफ्रीका वाली साइड से, और वो इतना मुश्किल उनके लिए है, इतना मुश्किल, इतना लंबा उनको पड़ा है, और इतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है, खौफ बहुत ज़्यादा है कि यमन हमारी चीज़ें अगवा कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, ये मामला हो रहा है, वो मामला हो रहा है। दूसरा आप ये देखिए कि ईरान के पास इतनी ताकत मिसाइलों की आ चुकी है, इतनी ज़्यादा उनके पास ताकत आ चुकी है। असल में ईरान ने ये बात कही थी और काफ़ी हद तक उनकी बात दुरुस्त है। देखिए पिछले 2-3 सालों में जो ईरान की पावर आई है खुलकर सामने, वो आपने पहले नहीं देखी। क्योंकि पिछले तकरीबन अगर हम 3-4 साल की बात करें तो 2019 के से लेकर 2023 तक चाइना ने इन्वेस्टमेंट पैसा फेंका है, रशिया ने पैसा फेंका है, उनकी बैक की है, इतनी ज़्यादा उनकी बैक की है हर लिहाज से, पैसे से लेकर, यानी जो भी आप कह सकते हैं हर तरह की बैक की है। तो इस सारे मामले के अंदर ईरान की जो नेवी है वो पहले जैसी नहीं रही है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, उनकी एयरफोर्स बड़ी मजबूत है, उनके पास फतेह मिसाइल है। आप ये सोचे कि यमन ने कहा कि जी हमने हमला किया, ये जाकर यानी इसराइल की शिप ली, और साथ ही कल अमेरिका ने ये बात की, उन्होंने कहा जी हमने तो यमन के जो आए थे लोग वो अगवा करने, हमने उनको पकड़ लिया। और बाद में यमन की जानिब से बयान है, उसने कहा अमेरिका की औकात नहीं है। याद कीजिए अमेरिका का लगा हुआ था एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, और हमने मिसाइल मारा था तो वो बाईपास हो गया था। जब हम मारेंगे अमेरिका को पता चलेगा। साथ ही अमेरिका का बयान आया नहीं वो हमसे गलती हुई है, असल में वो यमनी नहीं सोमाली थे। तो आप सोचिए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदली। लेकिन उसके साथ इलॉन मस्क के साथ वो क्या करें, जरा मनाजिर देखिए। कल आपने सबने देखा कि इलॉन मस्क आता है नेतन्याहू के साथ, और नेतन्याहू उसको पिंजरानुमा चीजें दिखाता है कि देखो हम ने क्या नुकसान किया क्या नहीं किया। ये सारे मनाजिर तो आपने देखे। मनाजिर तो ये देखने वाले प्रेसिडेंट हाउस में उसको बुलाया है, और प्रेसिडेंट हाउस में बुलाकर प्रेसिडेंट साथ खड़ा होता है, खातून आती है देखो मोबाइल पर, ये हमास से हमारे साथ बुरा किया फलाना, और वीडियो बनाकर सारी दुनिया के सामने चलाई है। और आप जानते हैं इसका मकसद क्या है? उन्होंने इसको धमकी देने के लिए बुलाया, और बुलाकर कहा है हम इस दुनिया के बाप हैं, हम कंट्रोल करते हैं पूरा वर्ल्ड, तू इस काबिल नहीं है कि तू इस सारी सूरत हाल में फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये आज़ादी के नाम के ऊपर तो ये काम करे कि दुनिया को मौका दे कि इस वक्त पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ सड़कों पर निकला हुआ है, और ट्विटर और एक्स से सारी दुनिया जो है वो अपनी राय का इजहार करे, हमारे खिलाफ इतनी नफरत बढ़ रही है, हमने दुनिया को कंट्रोल किया हुआ, हम तुझे भी कंट्रोल करेंगे। और न जाने क्या कुछ उसके साथ धमकी और ऑफर्स और पता नहीं क्या कुछ किया। और उसके बाद इलॉन मस्क को उन्होंने बुलाकर कहा है कि तू अपनी औकात में रहेगा, लिमिट में रहेगा, हम तुझे बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं।
अब यहाँ पर देखने वाला होगा कि इलॉन मस्क क्या जवाब देते हैं। अगर तो वो बंदा स्टैंड कर जाता है तो शायद इस रुए ज़मीन पर उससे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं होगा, लेकिन वो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात भी होगी कि वो बड़ी मुश्किल होगी। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो वो भी सामने आ जाएगा। आप ये सोचो उनकी ताकत देखिए जरा, कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कह रहा था इलॉन मस्क को पकड़ो, फलाना करो। अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ है उसके, इतनी एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ। उसने कहा कि उसने पूरी दुनिया को आज़ादी दी हुई है, जो चाहे उठकर बात करता है ट्विटर के ऊपर, इसके ऊपर। कभी अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट, जो बाइडेन, न जाने क्या क्या केसेस उसके खिलाफ है। एप्पल से लेकर IBM सारी बड़ी कंपनी से इश्तेहार बंद कर दिए। उन्होंने कहा नहीं हमने देने, इतना उसको कहते हैं इसको सड़कों पर लेकर आएंगे, हम इसको घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगलों ने बुलाकर धमकी दी है कि ये तेरी औकात है तो इधर रहेगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इलॉन मस्क अगर गया था नेतन्याहू के साथ, तो इलॉन मस्क को गजा नहीं जाना चाहिए? जाकर देखना नहीं चाहिए कि 14,000 बंदे इन्होंने कैसे मारे हैं? जाने से पहले तो इंटरव्यू में उसने कहा था ना कि आप एक हमास का बंदा मारोगे तो आप 27 पैदा करोगे, क्योंकि आप अगर किसी के बाप को मारोगे तो अगला चुप रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या इलॉन मस्क इस सारे खेल के अंदर, गजा के अंदर जाकर, वो वाली जगह नहीं जहां पर इसराइल की फौज लेकर जा रही, उन जगह पर जाएगा जहां पर फलस्तीनी है, जहां पर जाकर इन्होंने बमबारी की है और जहां पर जाकर इन्होंने आम लोगों को मारा, शिफा हॉस्पिटल से लेकर तमाम चीजों तक। अगर तो इलॉन मस्क की साइड पर नहीं जाएगा तो फिर पूरी दुनिया में इसका जो इमेज बना हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसने बड़ा स्टैंड लिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ही जगह पर जाना है। आप जाए ना, जाकर मुलाकात करें आम लोगों से, जाकर डॉक्टर से मिले, आपको पता चले ये जितने कैदी रिहा होकर आ रहे हैं। आप सोचिए जरा, कल रात को भी जो कैदी आए और बहुत सारे कैदी फलस्तीन के आकर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आखिरी दिन तक इन्होंने हमें मारा है और मार मार कर भुरकस निकाल दिया, और बदले में आप ये देखिए दूसरी जगह पर क्या है। दूसरी जगह पर ये है कि वो दूसरे जो कैदी आ रहे हैं वो खुशियां मना रहे हैं, वो मोहब्बत कर रहे हैं। इस खातून का खत आप देखिए ना जरा, जिसने आकर हमाद को खत लिखा और कहा है, किस मोहब्बत से उसने कहा है कि मेरी बेटी को तुमने मलका बनाकर रखा था। उसने कहा मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती जो मोहब्बत तुम लोगों ने मेरी बेटी को दी है, बाप और माँ दोनों का प्यार दिया है, और वो उदास होकर जा रही है। आप बताइए कि सारी सूरत हाल में इलॉन मस्क को एक जगह जाना चाहिए? भाई जाओ ना दूसरी जगह पर, जाकर देखो क्या सारे का सारा मामला है। और फिर इलॉन मस्क को बिठाकर पीछे तस्वीर आप देखिए पकड़वा कर कि जी हमारे साथ ये जुल्म हुआ, फलाना हुआ है। आप प्रेसिडेंट जाते, आपने उनकी पार्लियामेंट तो तबाह कर दी है सारी गजा के अंदर। अब उनसे जाकर भी मिले दोनों तरफ, यानी न्यूट्रल तो ये है ना कि आप उधर भी जाए, आपको पता चले कि इन्होंने किया कि आप जाकर उनसे पूछते नहीं है कि जिस तरह आपने उनके ऊपर हमला किया 75 साल से आप कर रहे हैं, ये सारी सूरत हाल है, ये कैसे? यानी जो दुनिया को इजराइल बताएगा बस दुनिया वही तस्लीम करेगी? ऐसा नहीं होता। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला है वो अब देखने वाला। अमेरिका असल में बैक पर खड़ा हुआ था। आप ये सोचें कि इजराइल की बैक पर खड़ा होने के बावजूद अब अमेरिका की टांगे कांप रही हैं। देखिए हुआ ये है कि पहले ईरान से लड़ाई थी, ईरान को कभी इतना मजबूत किया नहीं है, कभी जिंदगी में रशिया ने और चाइना ने इतना मजबूत नहीं किया। ईरान की जानिब से जो बयान अभी हालिया दागा गया है कि हमारे पास वो मिसाइल है, वो चीज़ें हैं कि जब हम लड़ाई में उतरेंगे तो हम आपको ऐसा सरप्राइज करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए सबसे पहली तो बात है, वो जिस जानिब इशारा कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन है, EMP। उससे होगा क्या, वो इसराइल से लेकर बड़े बड़े ममालिक की वो बिजली मुनक़ता कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी है। रशिया और चाइना को एक ऐसा मुल्क चाहिए जो अमेरिका के सामने ऐसे खड़ा हो कि जैसे सीसा बिलाई दीवार है, यानी एक फोन कॉल पर ना लेटे। और दो ही मुल्क ऐसे हैं जो ये काम कर सकते हैं एक्टिवली, या तो वो अफगानिस्तान के लोग कर सकते हैं जो कि अभी वो उभर है, क्योंकि उनके पास नेवी नहीं है। तो अमेरिका ने जब भी हमला करना होता है तो वो तो किसी ना किसी मुल्क के थ्रू ही होकर आएगा, यानी चूंकि उनके साथ कुछ समंदर लगता नहीं, पोर्ट तो उनकी कोई है नहीं। तो जब भी आपने जाना है, लैंड लॉक है चूंकि एरिया, तो आपने जब भी जाना है किसी की हदूद से ही होकर जाना है। तो वो तो अभी तक उन पर हमला अमेरिका दूर दूर तक नहीं कर सकता, वैसे भी वो कुट खा कर गया बहुत ज्यादा। ईरान का मामला ये है कि उसके पास पोर्ट है, वाटर्स है इंटरनेशनल, तो वो ये काम कर सकता है और उसको मजबूत किया है। चाइना ने उसको मजबूत किया, रशिया ने, और रशिया ने उसको इतना मजबूत कर दिया है कि आज आप देख लें कि इतने हेलीकॉप्टर ये चीज़ें दे रहे हैं। देखिए अगले कुछ अरसे के अंदर ये बात बड़ी क्लियर होती जा रही है कि दुनिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर उन एरियाज़ में, उन जगहों पर जा रही है जहां पर अमेरिका की उजारादारी ख़त्म है। अमेरिका ने अभी तक जितने बयान दिए, अच्छा जी हम ये कर लेंगे, अच्छा जी हम वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे,
वो अभी तक खोखले बयान है। आप अगर देखें तो जितने बयान अभी तक दिया उन्होंने वो सारे के सारे खोखले हैं। सो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर एक बात आप क्लियरली समझ लें, अमेरिका का वो लेवल नहीं रहा। अब अमेरिका ये समझ रहा है कि फिर भी हमें प्रेशराइज करना है, हमें रोकना है इसराइल को, जो भी उसने काम करना है। इस सारे के सारे मामले के अंदर ईरान इस वक्त बड़ी ताकत बन गया। और सबसे बड़ी ये जो हमास की जानिब से इसराइल के मीडिया ने जो खबर ब्रेक की है, उन्होंने कहा है जितने जिन जंग बंदी हो रही है वो आराम नहीं कर रहे, वो अगली खतरनाक जंग की तैयारी करे। और वो जंग चंद दिनों में जो दोबारा लड़ाई शुरू होनी है उस पर इसराइल को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचेगा और वो उसकी खतरनाक तैयारी करें। और कहीं ना कहीं रूस और चाइना इनको बैक करेगा, चाहे वो ईरान के थ्रू करे, किसी और के करे, ये आने वाला वक्त आपको बता देगा।